बना दो। दिखेगा केस क्या था हमारे पास, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। हमने जितनी भी बातें पिछले 2 दिनों में डिस्कस की हैं, उसमें हर जगह हमारे पास ये एक ही पॉइंट रहा है कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। ठीक है, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो मुझे पहला काम करना पड़ता है टोटल इंटरेस्ट निकालने का। पहला काम करना पड़ता है टोटल इंटरेस्ट निकालने का, और टोटल इंटरेस्ट निकलता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस से। अब जब टोटल इंटरेस्ट आ गया तो मुझे इस टोटल इंटरेस्ट के रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब मुझे ढूंढना है कि ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये कई सारी इंस्टॉलमेंट में मिलाकर दिया हुआ है। तो बात यह आई कि अब मैं रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढूंगा। तो जब मैं रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर जाऊंगा तो मेरे पास कुछ सिचुएशन बनेगी। दो, 3 और 4, इन चारों ही सिचुएशन में मेरे पास टोटल इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट न होने की वजह से मैं अलग अलग इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पाया। तो अब मैं क्या करूंगा, देखना। when सर स्क्रॉल टाइम गैप, ये लिखना है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये एक समरी चार्ट है आपका। सर एक बस अरे यहीं से चालू किया, और कहां स्क्रॉल अप करूं? यहीं से तो चालू हुई है आज की क्लास, केस की हेडिंग डाल के। when time gap between installment and amount of installment are equal, ये मेरा पहला केस बना था। मैंने ये देखा कि मेरी 2 इंस्टॉलमेंट के बीच का जो टाइम गैप है वो भी इक्वल है, और साथ ही साथ जो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा हूं उन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी इक्वल है। फिर बताओ दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने दूसरी सिचुएशन क्या डिस्कस की थी? when, बताओ जल्दी, दूसरी सिचुएशन अमाउंट इक्वल नहीं थी। जब टाइम गैप तो इक्वल था लेकिन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अनइक्वल थी। when टाइम गैप
between installments are equal, but amount of installments are not equal. तो दूसरी सिचुएशन मैंने आपके सामने ये डिस्कस की थी, when time gap between installments are unequal, but amount of installments are equal. ये तीसरी सिचुएशन डिस्कस की थी, और फोर्थ थी when time gap between installments and amount of installments are unequal. ये चार सिचुएशन हमारी बनती हैं, एक में दोनों इक्वल, एक में दोनों अनइक्वल, और फिर बाकी के बचे हुए दो केसेस में एक में टाइम गैप तो इक्वल है बट अमाउंट अलग अलग है, और दूसरे में आपके पास टाइम गैप अनइक्वल है बट आपकी इंस्टॉलमेंट इक्वल है. नाउ अब बात ये आती है कि इनमें रेशो हमने क्या क्या काम में लिए थे, तो आइए अब जरा हम रेशियोज पर बात कर देते हैं. बताओ, इस पहली सिचुएशन में हमने लिया था, क्या लिया था? रेशियो ऑफ रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट. ये लीजिए, ये यूज किया था आपने. जो भी आपकी रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थी आपने उसका रेशियो यूज किया था. मुझे बताइए यहां पर आपने क्या रेशियो यूज किया था जब टाइम गैप इक्वल था लेकिन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अनइक्वल थी? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट. नहीं, ये किया था Appropriate ratio. अनपेड हायर परचेज प्राइस का रेशियो. अच्छा. देख लो पीछे जाके एक बार, रेशियो ऑफ हाँ. अनपेड एचपीपी लिया था हमने. ये सिचुएशन थी, तो अब आपने क्या लिया था? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट रेशियो. और प्रोडक्ट कैसे निकलता था?
प्रोडक्ट कैसे निकलता था? Unpaid HPP into time gap between two installments. वेरी गुड. इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला था. आप समझ रहे हो, सिचुएशन नंबर 3 और 4 दोनों में ही हमारा प्रोडक्ट रेशियो था और दोनों में ही प्रोडक्ट था अनपेड टीपी इंटू टाइम गैप बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट्स. ये लीजिए, ये आपकी मैंने चारों सिचुएशन को यहां पर समराइज कर दिया. आपके पास जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो पहले इमीडिएटली टोटल इंटरेस्ट निकालो और टोटल इंटरेस्ट आने के बाद उस इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशो ढूंढना है बस. और वो रेशो ये होगा जिसके हमने सबके क्या कर लिए, एग्जांपल्स कर लिए हैं. आज हम अपनी अगली सिचुएशन पर चलेंगे. आइएगा, अब हम आ गए सिचुएशन नंबर 6 पर. तो हेडिंग डालेंगे whenever cash price of goods are not given. यानी कि जानते हैं इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी जाएगी, आपके पास हायर परचेज प्राइस भी होगी, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन नहीं होगी. अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरे पास कैश प्राइस नहीं है तो मैं अकाउंटिंग चालू ही नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हायर परचेजर की बुक्स में जो पहली एंट्री होती है असेट्स को लेने की, वो होती ही कैश प्राइस पर है. क्योंकि इंटरेस्ट को हम एक सेपरेट एंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज करते हैं, तो प्रॉब्लम ये कि अगर मुझे अपनी बुक्स में अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है तो अकाउंटिंग विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ कैश प्राइस ऑफ द गुड्स. लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरे पास क्या गिवन नहीं है, मेरे पास कैश प्राइस गिवन नहीं है. मेरे पास दो चीजें गिवन है, हायर परचेज प्राइस गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है. दैट मीन्स HPP and rate of interest are given. हमारे पास HPP गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन हम कैश प्राइस नहीं जानते, और कैश प्राइस नहीं है तो हम असेट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे हमें यह भी नहीं पता लगता. लिखो पहले इसमें कैश प्राइस ऑफ गुड्स necessary for
accounting in the books of हायर परचेज। अगर अकाउंटिंग करनी है तो कैश प्राइस को ढूंढना बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैश प्राइस गिवन नहीं है, हमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन है। अब इंस्टॉलमेंट में मुझे ये पता है कि दो बातें इंक्लूड होती हैं, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। तो अगर मैं किसी तरह से इंटरेस्ट को अलग कर दूं तो रिमेनिंग मेरे पास कैश प्राइस बचेगी, और उस कैश प्राइस को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास गुड्स की टोटल कैश प्राइस आ जाएगी। लिखें। अब बात ये आती है कैश प्राइस कैलकुलेट कैसे होगी, तो लिखो मेथड्स फॉर calculation of cash price, methods for calculation of cash price। कैश प्राइस कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, क्वेश्चन जैसा आएगा उस अकॉर्डिंग मुझे मेथड पर जाना पड़ेगा। एक है without using annuity table, without using annuity table, with the help of annuity table। ये लीजिए, कैश प्राइस को अगर निकालना है, बहुत ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल निकल सकता है, और विदाउट हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल निकल सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है दोनों से हम कैसे निकालेंगे, कैसे डेटा गिवन होगा, एन्युटी टेबल का डेटा कैसे गिवन होगा, विदाउट एन्युटी टेबल का डेटा कैसे गिवन होगा। तो मुझे दो एग्जांपल आपको करवाने हैं, एक जिसमें मैं कैश प्राइस निकालूंगा विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल, और एक जिसमें हम कैश प्राइस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। चलिएगा, तो लिखते हैं एग्जांपल। इसमें आप हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। Without using annuity table। अगर मैं विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल की बात कर रहा हूं तो मैं किस तरह से निकालूंगा, तो लिखिएगा एग्जांपल।
एग्जाम्पल, हायर परचेज प्राइस मुझे दी हुई है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, पेमेंट्स डाउन पेमेंट 930, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी 1426, at the end of second year 1804, और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये आपके पास है 840। ये लीजिए, ये आपको सारा डेटा उसने दे रखा है। गुड्स की हायर परचेज प्राइस दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, और जितने जितने पेमेंट्स आपने किए वो आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट, कैश प्राइस ऑफ मशीन या गुड्स। आपको अब इस गुड्स की क्या निकालनी है, कैश प्राइस कैलकुलेट करनी है। लिख लिया सबने एग्जांपल। अब देखिएगा कैश प्राइस निकालेंगे कैसे। अब देखो, अब यहां प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये नहीं पता कि यहां पर कितना कितना इंटरेस्ट है और रिमेनिंग कितना कितना मेरा कैश प्राइस है। मेरी बात को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले बात करता हूं थर्ड इंस्टॉलमेंट की। मुझे एक सिंपल सी बात बताना, थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर क्या ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है कि नहीं है आपकी? हाँ सर। इस लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या क्या शामिल होगा बताओ। इस लास्ट इंस्टॉलमेंट में 1 साल का तो इंटरेस्ट होगा। हाँ। लास्ट ईयर का ही तो इंटरेस्ट बाकी होगा केवल। अगर हाँ मैं सर। थर्ड ईयर की बात करता हूं तो थर्ड ईयर में मेरे पास जो 840 रुपए ड्यू हैं, इसमें दो बातें इंक्लूड हैं। इसमें 1 साल का तो ब्याज है और उसी साल की कैश प्राइस है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। हाँ सर, तो दोनों। मैंने ये बोला कि मैं एक काम करता हूं, ये जो 840 है, ये अगर 105 है तो इसमें से इंटरेस्ट अलग कर सकता हूं।
मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मान लो मेरी कैश प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए में 5% ब्याज जोड़ूंगा तो 105 रुपए इंस्टॉलमेंट बन गए। तो मैंने ये बोला कि ये 840 रुपए जो कि कैश प्राइस और इंटरेस्ट को लेकर है, तो क्या ये वैल्यू 105 के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो उस एक को समझ नहीं आया? अरे मुझे एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा हूं कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट क्या होता है बताओ? HP। गलत। इंस्टॉलमेंट से इंस्टॉलमेंट बोल सकता हूं। हाँ। अब मुझे बताओ, मैंने बोला कैश प्राइस 100 रुपए है, 5% की इंटरेस्ट रेट है, तो बताओ इंटरेस्ट कितना बनेगा? 105। इंटरेस्ट 105। 100 रुपए का 5% कितना होता है? 5। तो इंस्टॉलमेंट कितनी बनी? 105। यहां तक समझ आ गया? हाँ। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरी इंस्टॉलमेंट 105 के बराबर है तो उसमें 5 रुपए तो इंटरेस्ट के हैं और 100 रुपए कैश प्राइस के हैं। बोलो हाँ के ना? यस सर। तो यही रूल मैंने 840 पे लगा दिया। मैंने कहा इस 840 में दो बातें इंक्लूड हैं, कैश प्राइस और इंटरेस्ट, है कि नहीं है? यस सर। तो ये दोनों मिलाकर 105 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गए भाई अगर मैं कैश प्राइस को 100 मान लूं तो इंटरेस्ट 5 रुपए हो गया, तो टोटल 105% हो गई कि नहीं हो गई ये वैल्यू? हो गई सर। तो 840 अगर 105% को डिनोट कर रहा है तो उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट निकाल लो। तो 5% इंटरेस्ट डिवाइड बाय 105 इंटू 5, तो बताओ इंटरेस्ट कितना आया? बोलो क्या ये 40 आया? हाँ। अब अगर इंटरेस्ट 40 रुपए आ गया तो कैश प्राइस कितनी आ गई? 800। तो मैंने कैश प्राइस निकाली। ऐसे निकालेंगे हर साल की? रुको तसल्ली रखो। बिल्कुल कैश प्राइस इन थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ये पॉइंट समझो, केवल आगे मत बढ़ो। हाँ सर। मैंने ऐसा क्यों किया वो समझो। प्रॉब्लम ये है, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ते जाते हैं ना, इंटरेस्ट केवल बचे हुए अमाउंट पे ही तो निकलता है। आप सोचो थोड़ा सा ना, इस पॉइंट को छोड़ दो, नॉर्मली लोन पर सोचते हैं अपन। मुझे एक बात बताओ, मान लो आज मैंने लोन लिया जिसका पेमेंट मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में करना है। पहले साल जब मैं ब्याज दूंगा तो क्या पूरे तीनों सालों के लोन अमाउंट के बराबर के उस पर दूंगा कि नहीं दूंगा? यस सर। फिर मैंने पहले साल के अंत में एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी होगी तो कुछ प्रिंसिपल रीपे हो गया होगा। हाँ। लेकिन जब मैं दूसरे साल पर पहुंचा तो अभी कितने सालों की इंस्टॉलमेंट बाकी है देना? 2 सालों की। हाँ। तो उसमें फिर इंटरेस्ट 2 सालों का जुड़ा हुआ होगा कि नहीं जुड़ा हुआ होगा? हाँ सर। हाँ। एक सिंपली बात सोचो, 40। थोड़ा लॉजिक से वापस सुनना। मान लो मैं इसको अमाउंट ले लेता हूं। मान लो मेरे पास लोन अमाउंट है 1,20,000 और मैं 40 का पेमेंट करूंगा। पहले साल का इंटरेस्ट पूरे 1,20 पर निकलेगा। हाँ सर। यानी तीनों के टोटल को बोल सकता हूं ना, 40 का टोटल कितना हुआ? 1,20। तो मैं बोल सकता हूं ना कि पहले साल का इंटरेस्ट टोटल वैल्यू पर निकलेगा। हाँ सर। अब दूसरे साल आओ, दूसरे साल आओगे तो केवल 40 और 40 दो ही बार तो जुड़ा हुआ होगा। अब 80 पर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हाँ। और हाँ जब तीसरे साल पहुंचोगे तो किस पर निकालोगे? केवल 40 पर। हाँ 40 पे। यानी मेरी बात समझो, अगर मैं उल्टा चलूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं लास्ट इंस्टॉलमेंट में केवल एक इंटरेस्ट इंक्लूड है, हाँ। उससे और ऊपर जाऊंगा तो उसमें 2 इंटरेस्ट इंक्लूड होंगे,
हाँ Yes, दूसरा। sir. और उससे और ऊपर जाऊंगा तो उसमें तीनों पूरा ही। इंटरेस्ट होंगे, तीनों अमाउंट के। तो मैंने कहा जो एक वाला है पहले वो निकाल लो। तो मैंने पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट उठाई। थर्ड इंस्टॉलमेंट में मैंने बोला कि 40 रुपए का तो मैं ब्याज दूंगा, 800 रुपए की मैं प्राइस दे दूंगा। हाँ सर। 800 रुपए की मैं प्राइस दे दूंगा। तो मेरे पास पहला अमाउंट अलग हो गया यहां पर। बोलो आई बात समझ में? हाँ। अब जरा मुझे बताओ, जब मैं सेकंड पर पहुंचूंगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट पर, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर मेरा कितना अमाउंट ड्यू था वो निकालना है मुझे। तो मैं ये बोलूंगा, जो ध्यान से सुनना, सेकंड इंस्टॉलमेंट 1804 दी तो ये ड्यू होगा, तभी तो दिया होगा। हाँ। प्लस थर्ड ईयर में जो चुकाऊंगा सेकंड ईयर में तो वो भी ड्यू है ना। हाँ सर। ईयर में जो चुकाऊंगा सेकंड ईयर में तो वो भी ड्यू है कि नहीं है? हाँ होगा होगा। फिर सुनना, फिर सुनना मेरी लाइन को। मैं अब सेकंड ईयर पर आ गया, थर्ड ईयर अभी आया ही नहीं है। मैं यहां एक और डायग्राम बनाता हूं, तो देखो वो रिवर्स चार्ट बना दो आप। क्या। रिवर्स का जो भी बताया था ना, हाँ, इंटरेस्ट का वो 40 वैसे एक चार्ट बना दो। वैसे ही चार्ट बना दूं मतलब? वैसे कैसे बनेगा भाई? जो मेथड है वो समझना पड़ेगा ना। मुझे एक हाँ बात ठीक है सर। बताओ, मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं, तो बताओ मेरा अमाउंट कितना कितना क्या क्या ड्यू है अमाउंट। सेकंड ईयर में मेरे पास क्या क्या अमाउंट ड्यू है? दूसरे साल का और तीसरे साल का। क्या सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट ड्यू है कि नहीं है? हाँ है। क्या थर्ड ईयर में जो पैसा दूंगा वो भी ड्यू है कि नहीं है? हाँ है दोनों ही। आप समझ रहे हो? लेकिन थर्ड ईयर, एक और चीज ध्यान रखना। अब मैं मुझे बताओ टोटल अमाउंट कितना देना बाकी है मुझे? ब्याज। सर अपन ने यहाँ 800 क्यों लिया, 840 क्यों नहीं लिया? इंटरेस्ट केवल कैश प्राइस पर निकलता है। अच्छा हाँ हाँ। 40 तो अलग कर चुका हूं ना मैं, जो इंटरेस्ट अलग करता जा रहा हूं तभी तो मेरे पास क्यूमुलेटिव वैल्यू आती जा रही है मेरे पास। तो फिर सर 1804 में भी तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ना? वो अलग हाँ करेंगे। उसका भी तो। 800 में भी जुड़ा हुआ है, सोचो तो आप। 800 में तो 40 तो अपन ने निकाल दिया ना। ये तो तीसरे साल का निकाला, दूसरे साल भी तो इस 800 का ब्याज गया होगा। अच्छा हाँ हाँ। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात हम्म। मैं बहुत बोल रहा हूँ कि इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। हालांकि देखो प्रैक्टिकली करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लॉजिक को दिमाग में बैठाना थोड़ा टेढ़ा काम है। मैं ये बोल रहा हूं, मैं जैसे जैसे उल्टा चलूंगा फॉर्मूला लगता जाएगा, आंसर आते जाएंगे। अब मुझे बताओ पहले एक बार टोटल ड्यू अमाउंट बताओ कितना हो गया? 1804 प्लस 2604। 2604। सर 800 क्यों लिया, ये समझ नहीं आ रहा। डिवाइड बाय 105 इंटू 5, अभी आएगा समझ में, पहले ये निकालो एक बार। डिवाइड बाय 105 इंटू 5, सर 124। ये मेरा 124 का इंटरेस्ट आ गया, जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बना मेरा, जो मेरा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बना। एक बार पूरा समझ लो, मैं आपको फिर समझाऊंगा मैंने क्या क्या जोड़ा। अब बताओ, अब मेरी यहां तक की कैश प्राइस आ गई, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 124। हाँ हाँ सर। 1680 कैश प्राइस। क्या बची? 2480. 2480। 2604 में से माइनस करेंगे। क्या? 2604 में से माइनस क्यों करेंगे? हाँ जी, उसी में से। अभी रुको रुको, मैं समझाऊंगा, 2 मिनट रख दो। उसी में से तो करोगे माइनस। इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था? 1426। प्लस
जो भविष्य में देना था वो भी तो ड्यू है, तो टोटल Yes, ड्यू sir. हो गया 1426 प्लस 2480 कितना सर थर्ड ईयर ऐड नहीं करोगे क्या? 3906. कर दिया। 2480 में सेकंड और थर्ड दोनों आ अच्छा हाँ 2480 हाँ। में सेकंड और थर्ड दोनों आ चुका है। कितना 3906 906. 3906 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, इंटरेस्ट निकाल लो। 186. 186 कैश प्राइस 3906 में से माइनस कर दो 186, 3720. 3720। 720. मुझे ये पता है डाउन पेमेंट तो होता ही कैश प्राइस का पार्ट है, क्योंकि डाउन पेमेंट में तो कभी इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। होता नहीं। हाँ सर। ये लीजिए मेरा आंसर आ गया, टोटल कैश प्राइस। $3720 प्लस डाउन पेमेंट कितना था 930। 930. ये लीजिए 3720 प्लस 4650, 4650. ये मेरे उस गुड्स की कैश प्राइस थी। रिवर्स ऑर्डर में चलता गया और मैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट एलिमेंट को अलग करता गया। वापस बता देते हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूं, एक सिंपल सा पॉइंट सुनना मेरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरी यहां पर कैश प्राइस है 120, ठीक है। पहले साल में 40 का पेमेंट करूंगा, दूसरे साल में 40 का पेमेंट करूंगा, तीसरे साल में 40 का पेमेंट करूंगा। बोलो यहां तक समझ आ गया? ये कैश प्राइस है अभी केवल। हाँ सर। लेकिन मुझे एक्चुअली में ये 120 पता नहीं है, एक्चुअली में ये 120 पता नहीं है मुझे। लेकिन अभी एक बार जब आप सीधा समझोगे तो उल्टा समझ आएगा। तो मैंने अब ये बोला, मुझे सिंपली एक बात बताओ, मुझे ये पता लगाना है कि मैं जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करता जाऊंगा, बची हुई इंस्टॉलमेंट में कितना ब्याज इंक्लूड होगा। देखो मैंने आपको ये बोला, जरा अपन है ना सीधा सोचते हैं। मुझे बताओ जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा तो मेरा टोटल जितना भी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होगा, क्या उस पर इंटरेस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा? बताओ। हाँ सर, जितना आउटस्टैंडिंग। जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा तो पहली इंस्टॉलमेंट में बताओ ब्याज किस पर निकाला जाएगा? डाउन पेमेंट माइनस करके। बस डाउन पेमेंट हटेगा बाकी, यानी मैं ये बोल रहा हूं कि टोटल आउटस्टैंडिंग पर निकलेगा। हाँ यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 40, ये 40 और ये 40 तीनों जुड़े हुए होंगे, तभी जाकर तो आपका इंटरेस्ट निकलेगा। हाँ तभी जाकर तो निकलेगा। हाँ सर, पहली पे। क्या? वापस बोलो, आवाज नहीं आई सभी का, बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज। अपने पेमेंट करते हैं उतने की इंटरेस्ट नहीं निकलेगी। जो पेमेंट कर रहे हैं जैसे 40 किया तो 40 पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। आएगा ना, ये 40 तो केवल कैश प्राइस का पेमेंट किया, इंटरेस्ट भी तो दोगे ना आप यहाँ। तो सर इंटरेस्ट आप पूरे पे ले रहे हो ना, एक तो इंटरेस्ट तो पूरे। अच्छा चलो साविका मुझे एक बात बताओ, आपने आज 1,20,000 का लोन लिया, पहले साल के अंत में 40 चुकाओगे, तो पहले साल का ब्याज 40 पर दोगे या 1,20 पर दोगे? सर यही तो पता हैं? यही तो पता है। आवाज नहीं आ रही आपकी साविका, वापस बोलो। सर यही नहीं पता। यही नहीं सर पता? यही नहीं पता। ऐसा कैसे हो गया साविका? मुझे एक बात बताओ,
लोन लेते हो तब इंटरेस्ट देते हो ना, या जब पैसा चुकाते हो तब? लोन जिस दिन ले लोगे वहां से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं एक बार ये है 1 जनवरी 19, आपने पहला पेमेंट किया 31/12/19 पर। मुझे एक बात बताना, आपने अगर 1,20,000 का लोन ले लिया था, पहले साल में आप कितने अमाउंट पर इंटरेस्ट चुकाओगे? सर 1,20,000। जितने का लोन लिया उसी पर तो चुकाओगे ना, जब तक भैया आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते हो, ब्याज तो दोगे कि नहीं दोगे? देंगे सर। तो मैं पूरे 1,20 पर इंटरेस्ट दूंगा कि नहीं दूंगा पहले साल का? दोगे सर। समझ में आई मेरी ये बात? हाँ। इसका मतलब अब मैं इस बात को ऐसे बोल रहा हूं कि पहली, दूसरी और तीसरी में जितना जितना प्रिंसिपल रीपे करना है उन सब का मिलाकर ब्याज पहले साल देना पड़ेगा मुझे। आप समझो, थोड़ा सा लाइन को समझना पड़ेगा। मेरा ये जो 1,20 का ब्याज मैं दे रहा हूं, इस 1,20 का पेमेंट मैं फ्यूचर में करने वाला हूं 40, 40 और 40 में, लेकिन अभी तक तो नहीं किया ना मैंने पेमेंट। पहला पेमेंट यहां करूंगा तो भैया इस पूरे ड्यूरेशन का ब्याज नहीं दोगे आप? देंगे सर। तो इस पूरे ड्यूरेशन का ब्याज आपने 1,20 पर निकाला कि नहीं निकाला? आएगा सर। निकाला। बस अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि इस 1,20 पर जो आपने ब्याज निकाला, ये 1,20 में क्या क्या इंक्लूड था बताओ? सर 1,20,000। इसमें इंक्लूड था 3rd ईयर की कैश प्राइस, 2nd ईयर की कैश प्राइस और 1st ईयर की कैश प्राइस। तीनों को मिलाकर ही तो आपने इंटरेस्ट निकाला। तीनों को मिलाया तभी आपने इंटरेस्ट निकाला। अब यहां आपने 40 का पेमेंट कर दिया तो लोन कितना बचा? अब अगर आपने यहां 40 का पेमेंट कर दिया तो लोन कितना बचा बताओ? 80,000 से। 80। तो अब आप जो अगला इंटरेस्ट निकालोगे वो 80 पर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हाँ सर। तो मुझे बताओ, अब 80 में 2 सालों की कैश प्राइस जुड़ी हुई है ना, 2nd ईयर की हाँ। भी, 3rd ईयर की भी। सर मतलब वही ना प्रिंसिपल अमाउंट की ना। हाँ, प्रिंसिपल कैश प्राइस का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ही होता है। हाँ हाँ सर। तो आप जब दूसरे साल का ब्याज निकालोगे तो उसमें 2 सालों की वैल्यू जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है? हाँ सर 2 साल की है। 2 साल की है। यहाँ मतलब कौन कौन से ईयर की? सेकंड और ये थर्ड। 2nd और 3rd। पहले में तो पूरा यहां से लेकर यहां तक जुड़ा हुआ था, दूसरे में कहां से कहां तक जुड़ा हुआ है? क्योंकि पहला जा चुका है, जुड़ा है। बोलो यहां तक समझ आया? अब आपने यहां पर 40 के और पे कर दिए। अब ब्याज जो अब जो दोगे, अब कितनी पैसे बचे हुए हैं आपके? 40,000। तो अब 40। 3rd ईयर में आप जो इंटरेस्ट दोगे वो केवल एक सिंगल कैश प्राइस पर दोगे कि नहीं दोगे? हाँ। हाँ यानी केवल इस पर पेमेंट करोगे आप। तो इसका मतलब अब समझो, अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में चलना है तो मैं अब इसी बात को कह रहा हूं कि तीसरे साल केवल एक कैश प्राइस थी और एक इंटरेस्ट था, तो मैंने पहले उसको अलग कर लिया। हाँ सर ये तो आ गया 3rd ईयर। 2nd ईयर में जब मैं जाऊंगा तो उसमें मुझे क्या क्या करना है? 2nd ईयर में मेरे 2 सालों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा। 2 सालों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ सर। 2 सालों का दो प्रिंसिपल अमाउंट पे दो। और 2 सालों का इंटरेस्ट उनकी कैश प्राइस के टोटल पर लगाया गया होगा। हाँ सर 2 साल की कैश प्राइस पे। हाँ 2 साल की कैश प्राइस, तो मैंने 3rd ईयर की कैश प्राइस ली, 2nd ईयर की कैश प्राइस ली। हाँ हाँ सर। और इसमें साथ में इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े हुए हैं दोनों में। तो जुड़े हुए हैं तो ये वैल्यू वापस 105 के बराबर हो गई। तो सर इसमें तीसरे साल का ब्याज अब थोड़ी ना इंक्लूड होगा, वो तो ऊपर निकाल चुके ना। तीसरे साल का कहाँ इंक्लूड किया मैंने?
नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अब थोड़ी ना 840 इसीलिए तो नहीं जोड़ा मैंने केवल कैश प्राइस ली क्योंकि 2 सालों की कैश प्राइस पर ब्याज गया होगा। अच्छा हाँ फिर इंटरेस्ट अलग कर दिया, ये फिर कैश प्राइस आई, लेकिन ये कैश प्राइस तो 2 सालों की है। जब मैं फर्स्ट ईयर का निकालूंगा तो फर्स्ट ईयर में तो तीनों कैश प्राइस जुड़ने के बाद ही इंटरेस्ट गया होगा ना। हाँ तो मैंने 2 सालों की कैश प्राइस में फर्स्ट ईयर को भी जोड़ दिया, तो ये तीनों सालों की प्राइस आ गई। लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गई, ये तीनों सालों की जो प्राइस आई है विद इंटरेस्ट है, तो ये हाँ, 105 है तो कैश इसका प्राइस interest तो फिर अलग कर लिया। हाँ सर। और मैं आपको फिर भी एक बात बताता हूं, एक बहुत सिंपल लॉजिक पर चलो। आपको वहां पर क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप एक एक कैश प्राइस निकालते जाओ उल्टा चल के, उस कैश प्राइस को प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में जोड़ते जाओ, फिर दोबारा से फॉर्मूला लगा दो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सर वो तो रटा ही हो जाता है फिर। तो पता प्रॉब्लम क्या है, इसको समझना अगर ज्यादा टेढ़ा लगे तो कई जगहों पर हमें चीजें दूसरे तरह से भी करना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हर चीज के लॉजिक होते हैं, इनका भी है, लेकिन कई बार क्या होता है वो लॉजिक वाली चीजें इतना ज्यादा डिटेल चली जाती हैं कि उससे अच्छा होता है कि हम एक डायरेक्ट फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है अभी एग्जाम को क्लियर करना, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना कम से कम टाइम में। हालांकि मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए लॉजिक कि उल्टा जाते जाओगे तो कैसे कैसे उसमें इंक्लूड होगा, बट गारंटी देता हूं 10 दिन बाद आप ये भूल चुके होंगे। अगर 10 दिन बाद आपसे 10 दिन या 5 दिन बाद ही आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या किया, तो नहीं रहता है वो याद। इसलिए और आपके एक और बात बताता हूं, एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से 80% यही मिलेंगे आपको, जिसमें आपको कैश प्राइस इसी तरह से निकालनी पड़ेगी पहले। तो बोले ठीक है भैया सब अब ठीक है, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो हमें तो बोलो एक काम करना है। बोले क्या करना है, उल्टा कैश प्राइस निकालते जाओ, उसको इंस्टॉलमेंट में जोड़ते जाओ, फॉर्मूला लगा दो, फिर इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर जो कैश प्राइस आई उसमें फिर इंस्टॉलमेंट जोड़ दो, फिर निकाल लो। सर ऐसे मतलब ऐसे बोल दो ना कि जैसे थर्ड के बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी तो उसपे 2 साल मतलब 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट है, उन्हें ऐड कर लो, उस पे ब्याज निकाल लो, फिर वो माइनस कर दो, फिर 3 2 साल साल को के ले लो प्रिंसिपल प्रिंसिपल। नहीं है ना ये, 2 साल के प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं इसमें। हाँ वो उसका उस पे ब्याज निकालेंगे, उन्हें माइनस करो, बिल्कुल, वही चीज बोल है ना। चलिए तो अभी ये आ गया, और क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन जितने करेंगे उतना हमें ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू सर।